गुड मॉर्निंग बच्चों, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको जब मैंने जनवरी फरवरी में करंट पढ़ाया था कि मैं आप लोगों के लिए बाद में कभी इस साल के मिड में कहीं संविधान की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो उसमें मैंने ये पाया कि कई बच्चे लोगों को कई एरिया में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्टार्ट करूंगा सीरीज और उससे रिलेटेड एक एक चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू बनाते चलेंगे। तो आप लोगों के लिए उज्ज्वल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए कोई भी एग्जाम हो, आपका कंपटीशन लेवल के एग्जाम और संविधान अगर है तो लगभग आप समझ लीजिए कि 12 से 15% क्वेश्चन संविधान से रहेंगे और थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े कूट में देता है। और उन 15 क्वेश्चंस में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कहां से रिलेटेड रहेंगे? डायरेक्ट प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट को समझना है हमको अच्छे से कि क्या है, कैसा है इनका, है ना। तो आइए समझते हैं हम। इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 52 से लेकर आपका संविधान के और अलग अलग हिस्सों में। तो मैं बोलते चल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। फिर मैं एक एक आर्टिकल का डिटेलिंग कर रहा हूं। आर्टिकल 52 में है सबसे पहले आपका भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। द प्रेसिडेंट शुड बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 कार्यकाल, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 आपका पुनः नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट। आर्टिकल 58 योग्यता, एलिजिबिलिटी। आर्टिकल 59 शर्तें, कंडीशंस। आर्टिकल 60 शपथ, द ओथ। आर्टिकल 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से जुड़े विवादों का विनिश्चय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इनके इलेक्शन से, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर। और आर्टिकल 352 से 360 आपका इमरजेंसी, जिसमें 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और 360 है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये लिख लीजिए आप, रिवर्स करके वापस से लिख लीजिएगा इस चीज को। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आर्टिकल आपका कहां से? 52 से। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो होगा का मतलब क्या हो गया? यहां पर कंटिन्यूअस इस पोस्ट पर कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, ये पोस्ट कभी भंग नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद कैसा रहेगा? शाश्वत रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है कार्य करने में सक्षम, किसी कारण से त्यागपत्र दे दिए, मृत्यु हो गया, महाभियोग हो गया, या और भी कोई कारण हो सकता है, बीमारी है, विदेश में है, तो उनके बदले कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो एनी अदर जस्टिस। तो ये आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। द प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जितने भी हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी है, मंत्री जितने भी, इनको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। मंत्री लोगों के समूह को अस्थायी कार्यपालिका, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। और सरकारी कर्मचारी जो आईएएस से लेकर क्लर्क तक, वो कैसे हैं? स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट, 60 साल की उम्र तक वो रहते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक, अच्छा यहां पर एक चीज जो छुपी हुई है वो आर्टिकल 74 में है ना। वो आर्टिकल 74 में है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है 53 में जो लिखा हुआ है पहले उसको समझ लेते हैं।
कार्यपालिका का प्रधान होगा और वह अपनी शक्तियों का जो प्रयोग रहेगा, उनको जो पावर्स मिली हैं स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 53 है। ये आर्टिकल 53 क्या बोलता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये पीएससी के एक पेपर में इसको क्वेश्चन पेपर में लिया गया था ऑब्जेक्टिव बना के कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन सी आपका ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो खुद भी और अधीनस्थ द्वारा भी, मतलब ए एंड बी बोथ। तो इसके लिए एक आर्टिकल है, ठीक है, इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है? तो वो आर्टिकल 74 में दिया गया है ना, 74 में है ये। तो ये आप इसका एक्सटेंशन समझ लीजिए। इसका एक्सटेंशन कहां है? आर्टिकल 74 में, कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। ये चीज लिखा हुआ है, ये इनिशियली लिखा हुआ था। तो इस चीज, ये जो सलाह है, सलाह के अनुसार काम करेगा, तो इनिशियली ये लिखा हुआ था। तो कई बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बातों को अनसुना कर देते थे। बोले क्योंकि सलाह है, मैं सलाह के अनुसार काम करूंगा, नहीं होगा मन तो नहीं करूंगा। कई फाइल पे वो साइन नहीं करते थे। तो ये नागवार गुजरता था नेहरू जी को, लेकिन वो तो उनके मित्र थे ना, परम मित्र, खाटी मित्र जो बोलते हैं, मितान, तो वो मितान थे उनके, है ना, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि वो कई बार वो मना नहीं कर पाते थे, है ना, फोर्सफुली नहीं कर पाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी को ऐसा नहीं लगता था, है ना। वो जब प्रधानमंत्री बनी, उनको ये था कि ये राष्ट्रपति जो है उनको तो हम ही लोग चुनवा के भेजवाते हैं, तो ये हमारे बोलने पर साइन करना चाहिए। तो ये इनिशियली है ना। तो 42nd अमेंडमेंट, ये संविधान में, मूल संविधान में आर्टिकल 74। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1976 में क्या लिख दिया, ये लाइन ऐसी कैसी लिखा रहा पूरा का पूरा, इसकी सलाह के अनुसार वह कार्य होगा, और सलाह कैसी रहेगी, बाध्यकारी, मतलब राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। ये लिखवा दिया उन्होंने आपातकाल के दौरान। था तो गलत, अगर गलत था, राष्ट्रपति बाध्य हो गया है, तो अब जाकर फिर अगली पार्टी आई जो जनता सरकार, तो उन्होंने इसमें लिखी हुई कई गलत चीजों को सुधारा। 42nd अमेंडमेंट में इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए कि उसको खुद मिनी संविधान बोलते हैं। मतलब हमारा संविधान खुद ही इतना बड़ा है, उसमें अगर 42nd अमेंडमेंट को हम ले जाके किसी दूसरे देश को दे दे तो उनका एक संविधान रेडी हो जाएगा, 2-4 छोटे-छोटे देशों का संविधान रेडी हो जाएगा। इतने सारे आर्टिकल उन्होंने चेंज कर दिए। तो जनता पार्टी सरकार ने प्रॉमिस किया था, मोरारजी देसाई की सरकार ने, कि भाई इमरजेंसी में, मतलब संविधान की जो कमियां हैं जिसका फायदा इंदिरा गांधी जी ने उठाया, तो हम उन सबको सुधारेंगे। तो उसमें एक प्रॉमिस ये था कि इस चीज को भी हम लोग सुधारेंगे, राष्ट्रपति को एक मौका होना चाहिए। तो इनिशियल लाइन सेम का सेम, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। लेकिन ये सलाह बाध्यकारी होगी, जो लिख दिया था इन्होंने। तो इस पार्टी ने ये लाइन पूरा का पूरा यहां से यहां तक यही रहने दिया, यही लिखना आप, परंतु वह एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा रख सकेगा, ये लिखवा दिया है ना। मतलब एक बार रिकंसिडरेशन की अपेक्षा वो कर सकता है। ये राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है ये, पर मैं आपको राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति बता दे रहा हूं। ये भारत के राष्ट्रपति का लीगल स्टेटस है, ऐसे काम करता है भारत का राष्ट्रपति। मतलब यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहां पहले वाले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक, पहले वाले में क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था यहां पर,
इसकी बातों को प्रेसिडेंट को मानना है नहीं मानना है ये इसकी इच्छा थी। इंदिरा गांधी ने लिखवा के क्या कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी सलाह मानना ही है, प्रेसिडेंट को क्या करना है, मानना ही है। लेकिन अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और यहाँ प्रेसिडेंट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगा, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये नंबर वन। अब लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेकंड टाइम अगर भेज दिया तो अब साइन करना है, अब उनको साइन करना है। ये राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति है, लीगल स्टेटस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो इसको समझना है हमको अच्छे से, ठीक है, इसको हम समझना है हमको अच्छे से कि मैंने जो कहा उस चीज को आप दिमाग में बिठाइए, तो ये संविधान फिर क्या पड़ेगा, आपको आसान पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये था आर्टिकल 74। आर्टिकल 54, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये कौन होगा, कौन लोग वोटिंग करेंगे, कौन लोग वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग में देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश का है, तो केंद्र के प्रतिनिधि भी और राज्य के प्रतिनिधि भी दोनों ही शामिल होंगे। तो केंद्र यानी कौन, संसद, संसद में लोकसभा भी होती है, संसद में राज्यसभा भी होती है। राज्यों में विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है। यहां पर दो प्रकार के लोग होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। 543 लोग चुने हुए आएंगे, 2 लोग नॉमिनेटेड। यहां पर भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 233 लोग चुन के आएंगे, 12 लोग नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा। और यहां पर कैसे होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। और यहां पर भी कैसे होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों। ठीक, यहां पर राज्यपाल उनको नॉमिनेट करेंगे, मतलब बिना चुनाव के जो लाया जाता है जिन लोगों को, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब। तो सभी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है, ध्यान कीजिएगा, ठीक है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी, बिहार और आपका साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। तो ये 4 स्टेट और ये 4 स्टेट। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। सभी में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सभी में इलेक्टेड नॉमिनेटेड। जैसे छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो 90 और 1, ठीक है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, 6 स्टेट में है। विधानसभा सभी जगह है और उसके अलावा दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को अभी भी केंद्र शासित वाला विधानसभा माना गया है। अगर चुनाव होगा, जब भी विधानसभा बनेगी, ठीक है, तो अभी वो शामिल, केंद्र शासित वाले शामिल हो सकता है, राज्य का स्टेटस मिल जाए आगे चल के। तो इलेक्टेड लोग वोट देंगे, नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं देंगे। जब वोटिंग की बारी आएगी, मतदान की बारी आएगी, तो इलेक्टेड को है, नॉमिनेटेड को नहीं है, किसी भी नॉमिनेटेड को नहीं है। यहां पर इन दोनों को नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कितने स्टेट में है, 6 स्टेट में। अगर उन 6 स्टेट वालों को ही हम मौका देंगे तो बाकी स्टेट वालों का तो मतदान का जो प्रतिशत है वो घटा, मतलब मतदान का पावर घट गया ना। बाकी छत्तीसगढ़ वाले का आपका शेयरिंग, मतलब प्रतिनिधित्व तो कम हो गया। मध्य प्रदेश वाले का, गुजरात का, राजस्थान का, उनका प्रतिनिधित्व तो इनकी तुलना में फिर कम हो जाएगा अगर इन 6 स्टेट के विधान परिषद वालों को भी वोटिंग देने दे दे तो किसी को नहीं दिए, विधानसभा वाले वोट करेंगे। और एक चीज और है, महाभियोग। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि वोटिंग क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए इस व्यक्ति को नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति खुद करते हैं। यहां पर 12 लोगों को नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति खुद करते हैं। तो ये लोगों को अगर वोट देने का मौका दे दिया जाए, राष्ट्रपति ने ही उनको आपका नामांकन किया, तो अगले चुनाव में वो राष्ट्रपति को ही वोट करेंगे अगर वही व्यक्ति फिर से खड़ा हो गया। तो ये एक तरफ से क्या हो जाएगा, उनके लिए फेवर देना हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि इनको हटा दो, इनको हटा दो। यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करता है, किसी को नामांकित करता है, और राज्यपाल भी अल्टीमेटली किसके द्वारा नियुक्त है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति के फेवर में वोट करेगा। इसीलिए नॉमिनेटेड को हटाई दो बोले।
एक आता है आपका महाभियोग, एक आता है आपका महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब उसमें इनको मौका दे दो, अब उसमें इलेक्टेड को भी नॉमिनेटेड को भी, क्योंकि राष्ट्रपति अगर कुछ गलत किए हैं, राष्ट्रपति ने अगर कुछ गलत किया है तभी उनके ऊपर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगता है, और इन लोगों को कोई मौका नहीं। स्टेट वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, ये ध्यान कीजिएगा, स्टेट वालों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? स्टेट वाले लोग राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। चलिए, तो इसको समझना है आपको अच्छे से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बार बार पूछता है कौन शामिल रहेगा, कौन निर्वाचक मंडल में शामिल है लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं है। तो वो लोग कौन है? केंद्र वाले तो दोनों उसमें शामिल है, ये लोग हैं जो निर्वाचन में शामिल है, महाभियोग में शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इस एक और आर्टिकल को पढ़ते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या बोलता है? ये स्पेशली एक लाइन लिखा हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति मतलब आपका सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली। तो देखिए स्पेशल है ना, ये एक स्पेशल प्रक्रिया है। लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट मान लीजिए खड़े हैं, और यहां पर अगर 100 वोट है, इस व्यक्ति को मान लीजिए 60 वोट मिला, इसको 20 मिला, इसको 10 मिला, ठीक, इसको मान लीजिए 15 मिला, और इसको 5 वोट मिला, ये जीतेगा, सबसे ज्यादा वोट मिला है। अब मान लीजिए अगर ज्यादा लोग हैं, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पहले व्यक्ति को मान लीजिए 25 वोट मिला है, दूसरे व्यक्ति को 20 वोट मिला है, तीसरे व्यक्ति को 15, फिर 10, फिर 5 4 3 2 ऐसे करके मिल रहा है, तो भी इस कंडीशन में कौन जीतेगा? पहला ही व्यक्ति जीतेगा। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है, फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला वो व्यक्ति विजेता घोषित हो जाएगा लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है ना, उसके लिए थोड़ा अलग प्रक्रिया अपनाया गया है, उसको समझते हैं। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति। इसका मतलब केंद्र इज इक्वल टू राज्य, दोनों का अनुपात बराबर, जितनी शक्ति केंद्र की उतनी शक्ति राज्यों की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकालना पड़ेगा, एक विधायक का मत मूल्य। तो ये कितना होगा? आपकी जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बट्टे राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितने हैं, और गुणा 1000, जो भी आएगा। राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या और 1000 को गुणा करके उससे राज्य की जनसंख्या को भाग दे दिया जाए, तो राज्य के एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। यहां पे एक बारीकी को समझिएगा, हर राज्य में पॉपुलेशन अलग अलग है, निर्वाचित विधायकों की संख्या अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ 90 विधायक, वैसे यूपी में 400 प्लस विधायक। हमारे यहाँ का लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन आज है ना, लेकिन यूपी का पॉपुलेशन 20 करोड़ पार। तो इसीलिए एक विधायक का मत मूल्य, स्टेट के एक विधायक का मत मूल्य और यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कैसा? अलग अलग। लेकिन स्टेट के 2 अलग अलग विधायकों का, मतलब हमारे यहाँ का एक विधायक जो है, अगर मान लीजिए एक विधायक हमारा राजनांदगांव से है और एक विधायक हमारा सूरजपुर से, तो दोनों का वोट वैल्यू कैसे रहेगा? बराबर। लेकिन सूरजपुर के एक विधायक का मत मूल्य और अयोध्या के एक विधायक के मत मूल्य कैसे रहेंगे? अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट है, अलग अलग इसमें जनसंख्या और विधायकों की संख्या है। अब ऐसे ही ध्यान कर लीजिएगा,
सांसदों का मत मूल्य। समझ, सांसदों का मत मूल्य का मतलब ये राज्य के एक विधायक का निकला तो छत्तीसगढ़ के सारे विधायकों का निकाल लेंगे, 90 लोगों का टोटल आ जाएगा। और फिर पूरे देश के जितने भी हैं, पूरे देश के विधायकों को प्राप्त मत मूल्य, और इसका बट्टा कितना कर देंगे हम लोग, आपका सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसद, मतलब लोकसभा के आपके 543 और राज्यसभा के आपका 233। ये तो टोटल कितने हो गए, 776। सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर, चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे यूपी से हो। आए समझ में ना। तो एमपी के एक सांसद का मत मूल्य इज इक्वल टू यूपी के एक सांसद का मत मूल्य, एमपी के राज्यसभा के एक सांसद का मत मूल्य इज इक्वल टू यूपी के राज्यसभा के एक सांसद का मत मूल्य, या वहां के लोकसभा के एक सांसद का मत मूल्य। ठीक, पूरे देश के सभी सांसदों का, हर सांसद का मत मूल्य कैसा हो गया, बराबर हो गया। अब देखो इसको बराबर करना है तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो 776 सांसदों का मत मूल्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरे देश के विधायकों का मत मूल्य। ये एक सांसद का निकाल रहा है ना, एक सांसद का निकाल रहा है तो ऐसे निकलेगा। 776 का निकालना है तो 776 को यहां ले आओ, एक सांसद का यहां चले गया तो वो कोई वैल्यू नहीं, इतना बराबर इतना, तो 776 लोगों को मत मूल्य समस्त विधायकों को प्राप्त मत मूल्य। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ये केंद्र का प्रतिनिधित्व और ये राज्य का प्रतिनिधित्व, तो केंद्र इज इक्वल टू क्या हो गया, राज्य। इसको बोला गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दोनों का अनुपात कैसा, सुरक्षित। और अभी जो मैंने आपको बताया लोकसभा में इलेक्शन का प्रोसेस है, उसको फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो व्यक्ति विजेता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ डिफरेंट प्रणाली है, उसको बोला गया है एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति, इसके अंदर क्या होता है कि बोला जाता है कि बहुमत होना चाहिए, है ना, न्यूनतम कोटा मिलना चाहिए। न्यूनतम कोटा मतलब 50% प्लस 1। तो यहां पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए 4 कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं, ए बी सी डी, और यहां पर इनमें से या इनमें से कोई भी व्यक्ति आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके। तो मान लीजिए इसको नंबर 1, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने इसको नंबर 1 चुना, और इसको 2 3 4 1 2 4 3 1 3 4 2 1 3 2 4, अब 4 को सामने ले आओ 1 4 3 2, 4 को सामने ले आओ 1 4 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ इनको वोट मिला। ठीक है, तो और भी लोग जो रहेंगे, ठीक है, और भी लोगों ने भी ऐसा ही कुछ मत दिया, है ना, और भी लोगों ने कुछ ऐसा ही कोई मत दिया, मतलब 12वें कैंडिडेट ने, 11वें कैंडिडेट ने, इन लोगों ने भी ऐसा ही कुछ वोट दे दिया। ठीक, तो ये 8 लोगों ने इनको नंबर 1 चुन लिया, तो 15 लोगों में 8। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 आपको सीक्वेंस देना है, वोटिंग नहीं करना है, मतदान नहीं करना है। ठीक है, मतदान का प्रेफरेंस देना है। ठीक है, जैसे आज मैं वोट करके आया हूं, ठीक है, आज मैं वोट करके आया हूं तो ये वोटिंग है। ठीक है, वोटिंग है आज का, लोकसभा का, सुबह में वोटिंग करके आ गया, है ना। लेकिन यहां पर क्या था, मेरे को पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए मैंने एक सिंगल बटन दबाया, बाकी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, आपको बाकी कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, वरीयता देनी पड़ेगी, मतदान की वरीयता, कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो मेरा पहला कैंडिडेट ये होगा, मैं इसको विजेता देखना चाह रहा हूं। ये ना चुना जाए तो दूसरा नंबर इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको बोलते हैं वरीयता, मतदान की वरीयता। तो ये वरीयता का क्रम ऐसा हो गया, तो हर कोई व्यक्ति ऐसा देगा। तो अगर कोई व्यक्ति सभी को 1 1 1 दे देगा तो वो वोट अवैध। अगर कोई व्यक्ति 2 लोगों को 1 1 दे दिया, 2 लोगों को 2 2 दे दिया तो भी अवैध। मतलब आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा।
तो ऐसे कर करके सीक्वेंस किसी ने फॉलो किया। अब यहां पर मान लीजिए ऐसा है 2134, 2314, ऐसे ऐसे करके और भी है 1 मतलब 3214, 3412, ऐसे ऐसे करके। तो ये सभी लोगों का काउंट किया जाएगा, सभी लोगों का काउंट किया जाएगा। देखा जाएगा कि नंबर वन सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, 3124, 4321, 4123, ठीक, 4123। तो देखिए 1111 करके टोटल कितने हो गए 8। तो ये व्यक्ति विजेता। लेकिन अगर ये व्यक्ति विजेता नहीं चुना गया, 8 की जगह इनको कम वोट मिलता, 8 की जगह इनको कम वोट मिलता, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता तो 7 हो जाता, 7 यानी 50% से कम हो गया। तो अब क्या करेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे जिसको सबसे पहले सबसे कम नंबर 1 वोट मिले। तो इस व्यक्ति को हम लोगों ने देखा, इसको सबसे कम नंबर 1 मिला है, तो ये हो गया 0, इसको 0 कर दिए, इसका नंबर 2 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब ये सेकंड फेज का वोटिंग करेंगे, अब ये सेकंड फेज का वोटिंग करेंगे। अब सेकंड फेज में ये पाया गया, सेकंड फेज में ये पाया गया कि जैसे 1 2 3 4 5, यहां पर 5 बार इसको मिला है, तो सेकंड फेज का वोटिंग हो गया। अब थर्ड फेज में कर रहे हैं तो नंबर एक 2 बार और 3 बार, तो इनका जितना भी नंबर 1 है, इनका जितना भी नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा 0 0 और 0। अब इसका वोट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर। तो ये वोट ट्रांसफर हो रहे 1 2 और 3, ये हो गया 1 2 और 3। तो ये 4 कितना हो जाएगा 3, ये 3 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये 4 था, 4 की जगह 3 हो गया, फिर आपका 2 और 1, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। चलिए अब काउंट करेंगे थर्ड फेज में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वोट मिल गया। तो थर्ड फेज में जाकर वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कितने फेज तक होना चाहिए, 50% प्लस 1 वोट होने जाना चाहिए। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया है, और वो आया है 1969 में, जब वी.वी. गिरी चुने गए थे, तब सेकंड फेज का वोटिंग हुआ था। उसके अलावा अभी तक कभी भी सेकंड फेज का वोटिंग नहीं हुआ है, ये ध्यान कीजिएगा। पर प्रोसेस ये है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब केंद्र इज इक्वल टू राज्य, और एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब इस प्रकार से कुछ वरीयता देने वाला सिस्टम। चलिए अब अगले क्लास में हम आर्टिकल 56 से लेकर 61 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं, तो पूरा आपका जीएस से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस में इसमें ऐसे ही दूंगा। चलिए धन्यवाद।